थर्ड बड़े पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे डायग्नोज करोगे, कैसे पता चलेगा कि एल्बो में क्या क्या चल रहा होता है? मुझे इसकी पैथोलॉजीज बताओ थोड़ी सी। गोल्फर एल्बो होता है। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं, ये क्या है, इंसर्टी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस, ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। हमारी फीमर ऊपर आ गई है, ठीक है, और इतनी छोटी सी होकर है, ठीक है। और अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे लेटरल साइड पे क्या है, मीडियल साइड पे क्या है? रेडियल है यहाँ पर लेटरल साइड पे रेडियस और मीडियल साइड पे अल्ना, ठीक है। पॉलीक्रेनिक प्रोसेस क्या है? ये जो हमारी ये जो प्रोमिनेंट साइड दोनों बोन्स का जॉइंट बनता है बीच ठीक में। है। अच्छा और ये अब हम अल्लाह से निकल जाता है। अल्लाह से शुक्र, वो कह रहे हैं कि ऑलिक्रन जो है वो अल्लाह का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी सब रिमेंबर। तो अब जी पैथोलॉजीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने पेशेंट को देखना होता है कि पेशेंट हमारे पास किस कंडीशन में आ रहे हैं, ठीक है। आपको पैथोलॉजीज में मुझे बताओ कौन कौन सी पैथोलॉजीज आती है? गोल्फर एल्बो, टेनिस, वेरस टेस्ट, वेल्गस, टेनिस एल्बो, ठीक है, वेल्गस, वेरस, वेल्गस, ठीक है, और रिस्ट ड्रॉप भी होता है इसमें। आर्थराइटिस, बर्साइटिस आ जाता है पॉलीक्रेनिक का। पॉलीक्रेनिक मैम, wrist drop भी हो फ्रैक्चर बहुत सकता है। ज़्यादा आता है, ठीक है। पॉलीक्रेनिक का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा आता है, और इसके अलावा लिगामेंटस इंजरीज कौन कौन सी आती है? मीडियल को लैटरल और दोनों लिगामेंट्स हैं सब। ठीक है। अब ये हमारी जो मेन पैथोलॉजीज हैं वो आ गई हैं। अब चलो बात करते हैं जो बहुत मेन है, उसमें क्या बात करते हैं, गोल्फर और टेनिस एल्बो की, जी। ठीक है। गोल्फर एल्बो किसे कहते हैं? मीडियल एपिपेंडिलाइटिस का एपिपेंडिलाइटिस की जो पेन आ रही होगी। अच्छा ये है पेशेंट, ठीक है। उसने क्या बताया है, मुझे दर्द कहाँ पर आ रहा है? मीडियल साइड पे। मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे, ठीक है। मेरा बाजू भी फोकस करना। जब पेशेंट प्रेजेंट करे आपके साथ कि उसको मीडियल साइड पे दर्द है, तो आपकी क्या होगी? गोल्फर एल्बो। जब पेशेंट प्रेजेंट करे आपकी लेटरल साइड पे, ये जो बाहर वाली साइड पे, कि यहाँ पर मुझे दर्द है, तो ये क्या है? टेनिस एल्बो, जिसको टेनिस एल्बो बोलते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, ठीक है। हमारा कोई भी जॉइंट है उसके अराउंड लिगामेंट्स और टेंडन है जो कि अटैच्ड है। उनकी इन्फ्लेमेशन, उनके रप्चर या उनकी कट हो जाने को हम लोग पैथोलॉजीज में इंक्लूड करते हैं, और इसके साइन जो आते हैं। अब मुझे बताओ कि टेंडन टेयर की बात जब हम करते हैं तो कितनी टाइप का टेंडन टेयर होता है? ये मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, 3 टाइप्स हैं। 4 टाइप का है, ठीक है। अब है कि अब जो लास्ट वाली स्टेज होगी कंप्लीट टेयर होगा, उसमें आपने उसको सर्जरी की तरफ रेफर करना है, आपने खुद कुछ नहीं करना। फर्स्ट सेकंड में हीलिंग के चांसेस हैं, आप उसको हील करवा सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। अब जो थर्ड वाला है ना, उसमें है अब 50-50 है, हील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है उसकी प्रिकॉशंस पे, उसकी डाइट पे। क्योंकि आपने तो 1 घंटा यहाँ पर दिए ना, आपने अपना ट्रीटमेंट सेशन दिया है, आपने इलाज कर लिया, लेकिन बाद में वो घर जाके क्या करेगा ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे उसकी प्रिकॉशंस करेगा। आपने इसमें उसको इमोबिलिटी का बता दी है, मोबिलिटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी अगर मोबिलिटी कर रहा है तो उसका रप्चर बढ़ता जा रहा है, ना कि वो हील हो रहा है, ठीक है। तो इन जब टेंडन टेयर आ जाता है, आपने उसको इमोबिलाइज करना है, साथ आपने सोनिक प्रोवाइड करना है, अपनी इलेक्ट्रोथेरेपी में टेंस प्रोवाइड करना है। आप स्कीमिंग कर सकते हो, हल्का हाथ रख के सॉफ्ट टिश्यूज कर सकते हो, कराया, और जो हीट थेरेपी का, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पेन को कम करती है, हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी। तो इनका पेन गेट थ्योरी होती है कि नोसिसेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो है पेन कॉज करते हैं, वो सिग्नल आपको बताते हैं कि आपको इस जगह पे दर्द है। तो क्या तो क्या नाम है, लेकिन जब हम कोल्ड या हीट थेरेपी देते हैं तो इसके फाइबर्स बड़े होते हैं, सिग्नल्स, इसके रिसेप्टर्स जो बड़े होते हैं, ये नोसिसेप्टिव्स को, उन गेट्स को क्लोज कर देते हैं खुद एंटर होकर, फिर आपको दर्द महसूस नहीं होता, सुन हो जाना, सेडेटिव इफेक्ट ये कॉज कर देते हैं, ठीक है जी। ये जो टेंडन का टेयर है, इसको हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि आपने जब टेंडन लास्ट टेयर पे आ जाएगा ना, उसमें पेन नहीं आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब टूट गई है ना चीज़, तो
वो ये जो एक रबड़ बैंड था वो टूट गया है, आपको इमोबिलिटी महसूस होगी, वो जो मसल है, वो जॉइंट है, उसकी जो इमोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप हाथ लगाओगे वो मोबाइल होगा बड़े इजीली, ठीक है। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे कि अब मैंने इसको पेशेंट को, और उनकी पास हिस्ट्री में यही आएगा ना, एक्यूट फेज से ही तो वो स्टार्ट हुआ है, या फिर वो बता देगा कि मुझे जो है ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ, फोर्स लगी, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, और उसके बाद जो है ना, इसके बाद मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। आप उसको हाथ लगाओ पता चल जाएगा, पास्ट हिस्ट्री में वो इन्फॉर्मेशन बता देगा कि हाँ जी मुझे 20 साल पहले का ये मसला था, तो डॉक्टर्स बोलते रहे हैं कि वर्जिशें करवाएं, ये करें वो करें, इलाज करवाएं, तो मैं नहीं करवाता रहा, मैं तो सिर्फ दवाइयाँ खाता रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी ऐसी है, मेरा जो प्रोनेशन सुपिनेशन वाला काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी प्रिकॉशंस नहीं कर सका, कोई मैं बैंड नहीं, स्पोर्ट नहीं पहन सका, इमोबिलिटी नहीं, मैं एल्बो स्पोर्ट नहीं पहन सका, किसी तरीके का सप्लिमेंट नहीं मैं पहन सका, जिसकी वजह से मैं अपनी एल्बो को इमोबाइल कर पाता, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री ही आपको बता देगी कि पेशेंट किस चीज़ के साथ आया, ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जैसे आप ऑब्जर्व करते जाओगे, पेशेंट को देखते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, होगी बात क्लियर। टेनिस और गोल्फ और एल्बो का पता चल गया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आई है, एक्यूट फेज को आप लोग कैसे कर लोगे, फर्स्ट स्टेज को आप कैसे रिकवर कर लोगे। अब चलो बात करते हैं वेलगस और वेरस एल्बो, इसमें क्या होता है मैम? एक तो जो वेरस है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिग्री है ना, मतलब वो कम हो जाती है, ये ठीक है। ये आपका एंगल वेरस और वेलगस की आपने नी की भी पोजीशन देखी हुई है, नॉक्ड और सी शेप, ठीक है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ भी हो सकता है, आपकी पोस्चर की वजह से, आपकी पोजीशन की वजह से भी हो सकता है, और कॉन्जेनिटल बाय बर्थ भी ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। आपका एंगल जो है डिफरेंट होगा, या तो मीडियली बहुत ज्यादा होगा या फिर लैटरली बहुत ज्यादा होगा। आपने उसमें क्या करनी है, ग्लाइडिंग करनी है, मैनुअली ग्लाइडिंग करनी है। पहले उसको आपने इलेक्ट्रोथेरेपी से थोड़ा इफेक्ट देना है, उसके बाद आपने ग्लाइडिंग पे फोकस करना है। ग्लाइडिंग में लास्ट पे समझाती हूँ किस तरीके से करनी है। चलो अब बात करते हैं हम लोग लिगामेंट्स की बात करते हैं। लिगामेंट्स में क्या पता चलता है और कैसे ये पता चलता है? इसमें वो ट्रैक्शन आएगा ना, फिर ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उसमें आएगा ट्रैक्शन और पेन, इन्फ्लेमेशन वो कॉज करेगा। लिगामेंटस इंजरी में लिगामेंट्स का आपको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, वो टेंडन टेयर आ गया ना, टेंडन टेयर में पेन भी severe आपको होगा। लिगामेंटस में आपको पेन आ रही है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन आ रही है, लिटरल होगा, लिटरल से स्वेलिंग भी होगी, ब्रूजेस भी होंगे, उसकी इन्फ्लेमेशन की जितनी भी चीजें हैं वो आपको वो गर्म साइड भी बहुत ज्यादा लगेगी, पेशेंट भी कंप्लेन करेगा कि वैसा लग रहा है जैसे जल रहा है मेरा एरिया। तो ये सारे आपके सिम्टम्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, लेकिन मैम अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें गोल्फर और टेनिस एल्बो से, तो हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो भी देखें मीडियल साइड पे मीडियल होगा, गोल्फर भी है उसी साइड पे, और अगर लेटर पे देखें तो वो अब बात की है ना लेटरल कोलेटरल और मीडियल कोलेटरल की, ठीक है। इसमें अब आ जाएंगे एक और चीज, यहाँ पर बर्साइटिस की कंडीशन आ जाती है। लोग अक्सर जो कहते हैं, जब गोल्फ और टेनिस एल्बो की बात करते हैं ना, तो उसको ह्यूमरस में भी पेन आ रहा होता है, और अक्सर लोगों का जो है ना फ्रोजन शोल्डर भी इसकी वजह से कॉज हो जाता है। इसकी वजह से कैसे, मैंने आपको इनडायरेक्ट कॉजेज बताई थी ना, कि कोई दूसरी कॉज चल रही होगी, उसको वहाँ का मसला होगा, पेन होगी, लेकिन अपने शोल्डर की मूवमेंट वो लिमिट कर लेगा, ठीक है। बर्साइटिस की कंडीशन इसमें बड़ी ज्यादा आ जाती है। जब भी टेनिस और गोल्फर एल्बो की बात है ना, तो वहाँ पर आपको ये सारा एरिया ऊपर की तरफ भी आपको पेन पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा, ठीक है। लेटरल और कोलेटरल लिगामेंट में एक तो आपको कि उसकी पेन भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, लिगामेंटस इंजरी है ना, और ब्रूजेस वगैरह, और वो पास्ट हिस्ट्री में बता देगा। अच्छा, और एक जो मेन चीज है मैंने पहले भी बताई थी कि कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी टेयर है, उसने वक्त के साथ ही हील करना है, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या करना है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अगर कुदरत ने उसकी इम्यून सिस्टम ने उसका टाइम हीलिंग का 1 हफ्ते का रखा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उसको जल्दी जल्दी नहीं कुछ भी कर सकता। डॉक्टर उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा कि वो जो उसका फेज में जो उसको पेन सिम्टम्स आएंगे, जाहिर है इम्यून सिस्टम है ना, आपके सेल्स आते हैं, अटैक करते हैं, हीलिंग होती है, फिर आपको पेन सिग्नल्स भी आते हैं, नोसिसेप्टिव्स जो सिग्नल्स है। बस डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है ना, उसने एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी, बेशक फिजिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, कि उसका पेन उसके लिए बियरेबल रहे, ठीक है, और वो हीलिंग का प्रोसेस इजीली कर सके। आगे बात होगी, बात क्लियर। अब बात करते हैं और अल्नर न्यूराइटिस की बात करते हैं। तो अल्नर नर्व हमारी कहाँ से गुजर रही है? मीडियल साइड न्यूराइटिस, इसके रप्चर की इसमें कॉजेज आ जाती हैं, ठीक है। कोई ट्रोमा हुआ है, नर्व टेयर हो गई है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नर्व की कितनी टाइप्स होती हैं? एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस। हाँ। अच्छा, इसमें है
बेटा इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट में आपका जस्ट एक जोन टेयर हुआ है, ठीक है, जिसमें हाफ नर्व जो है आपने वो देखा है ना, उसके फाइबर्स हैं, उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट रख लो कि इसमें फर्स्ट में आपके एक्सटर्नल बाउंड्री टेयर हो जाएगी, लास्ट में पूरी नर्व टेयर हो गई है, ठीक है। इसमें आपकी बस एक्सटर्नल बाउंड्री है, वो टेयर हुई है, ठीक है। Okay. और इसमें सिर्फ आपके एक्सोन्स रप्चर हुए हैं, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट आया है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसकी बहुत सारी टाइप्स आ जाती है। इसकी मतलब नर्व की अगर बात करें तो इसकी दूसरी एक स्टेज भी है, तो उसमें 4 स्टेजेस आ जाते हैं। जो मेन मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि तुम लोगों ने मेन ये चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट में उसकी जो बाहर वाली सतह है जस्ट उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है, ठीक है। हल्का सा, मतलब इतना ट्रोमास का हास नहीं था, हल्का सा था, उसकी वजह से जो है एक्सोन्स जो हैं थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। दूसरे में क्या हुआ है, उसकी आउटर लेयर जो है पूरी डैमेज हो गई है, फाइबर्स कट गए हैं, ठीक है। लास्ट पे वो पूरी नर्व जो है खत्म, उसकी सेंसेशन ही नहीं फिर आएंगी जब लास्ट स्टेज होगी, ठीक है। उसको आप नर्व साइन में वो आप बोलेंगे, आप जब उसका डर्माटॉम्स मायोटॉम्स चेक करेंगे उसको, उसकी सेंसेशन ही नहीं होगी यार आपकी, ठीक है। लेकिन थोड़ा जब फर्स्ट वाली बात है तो वहाँ पे वो आपको पेन कंप्लेन करेगा और पेशेंट बोलेगा दर्द मुझे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पूरा पेन रेडिएट कर रहा है हाथ तक, मतलब एंड तक आपको पेन के सिम्टम्स आएंगे। अब हम इसमें नमनेस वगैरह आएगी फर्स्ट वाली स्टेज में, जस्ट प्रेस्थीजिया, नमनेस और ऐसे नर्व साइन आएंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, हम पोस्टर भी ऐसा रखते हैं कि टांग्स हो गई, ये बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आपकी नर्व पे ही उस वक्त प्रेशर होता है, जब आप छोड़ते हैं तो फिर आपको साइन आ जाते हैं, वो आपका सेंसेशंस जो है नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। होगी बात क्लियर? अच्छा, अब लास्ट में हमने देखा है ऑलिक्रेनिन फ्रैक्चर। इसका फ्रैक्चर बहुत ज्यादा आता है क्योंकि प्रोमिनेंट है ना ये। आप फ्रैक्चर को कैसे करोगे, कैसे हील करोगे? फ्रैक्चर की टाइप्स तो जरा मुझे बताओ। सबसे पहले हमारे पास जो होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, फिर 4 स्टेजेस होती हैं एक्चुअली फ्रैक्चर की भी। फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर, ठीक है। जिसके अंदर जस्ट हमें एक बेटा टाइप्स अलग अलग है, सारी अलग अलग टाइप्स हैं, स्टेजेस नहीं है इसकी। स्टेजेस तो वो रीमॉडलिंग वाली है ना, हाँ। हीलिंग वाली, हीलिंग लेकिन इसमें प्रोसेस types है, हैं, आपका कंसोलिडेशन hairline होगी, है, ठीक है, क्यूमुलेटेड फ्रैक्चर है और इसमें ग्रीन स्टिक है, फिर आपके पास है। ये और इस वीडियो में इन सब फ्रैक्चर की ना मैं टाइप्स भी इकट्ठी दिखा दूंगी, पिक्चर्स सारी ऐड कर दूंगी ना, ठीक है। वो वीडियो आप फिर आप लोग देख लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। एक्सरे में भी अगर मुझे मिली तो वो भी मैं डाल दूंगी इसमें, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, पहली बात तो कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो आप हील कर सकते हो टाइम टू टाइम। उसमें अक्सर कहते हैं ना डॉक्टर, वो मेरे पास आई थी फ्रोजन शोल्डर के साथ पेशेंट, उसकी ह्यूमरस का फ्रैक्चर था और वो उसका हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं था, ज़्यादा था, और उसमें था कि वो बोल रहे थे कि टाइम से हील कर देगा क्योंकि एज है उसकी 85 थी एज, तो हम इसमें फ्रैक्चर वो ऑपरेशन करेंगे तो हीलिंग होना वो नहीं है और पेशेंट दर्द बर्दाश्त करेगा इस एज में जाके, तो आप इसको छोड़ दें टाइम के साथ जो ना। लेकिन मैम वो हीलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है उस टाइम तक। तो हीलिंग प्रोसेस हो जाता है लेकिन आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी ना। अगेन बात आ जाएगी सपोर्ट की, आप उसकी डाइट को ज्यादा अच्छा कर दें, जितनी पहले थी आप ज्यादा अच्छा कर दें, कैल्शियम इंटेक उसका ज्यादा कर दें कि वहाँ पर जो है बोनी स्पर्स भी तो होते हैं, कैसे बनते हैं वो उसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने कहा है कि इसको छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ भट्टी इधर ही जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला क्या था उसको कि उसको किसी ने प्लास्टर कर दिया था उस पेशेंट को, और प्लास्टर की वजह से मोबिलिटी नहीं हो सकी और उसका फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया, तो हमने फिर उसके फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करना था। तो ये सीन था, अच्छा पेशेंट था वो, ये आप कर सकते हो बड़े आराम से। फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये मैंने लेक्चर दिया ना तुम लोगों को, पता है ना तुम लोगों को क्या डायरेक्ट कॉजेज क्या थी फ्रोजन शोल्डर की? शोल्डर पे मतलब कि शोल्डर पेन होगी, मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और मूवमेंट तो बेटा उसके सिम्टम्स में आ गए ना, कॉजेज क्या है, डायरेक्ट कॉजेज क्या है तुम बताओ नर्व इम्पिंजमेंट। बेटा इम्पिंजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसका फिर ह्यूमरस का फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, शोल्डर की डिसलोकेशन भी बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली जो शोल्डर पे आ रहे हैं एसी जॉइंट का भी फ्रैक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। जो शोल्डर के अराउंड आपकी जितनी आ रही हैं वो डायरेक्ट कॉजेज हैं आपकी जो इनडायरेक्ट कॉजेज हैं वो आ जाती हैं आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेन कहीं और से आ रहा है, ठीक है। आप
हम सिस्टमिक कंडीशंस की बात करते हैं डायरेक्ट कॉजेज में कि आपकी डायबिटीज आ जाती है, डायबिटिक पेशेंट जो है बहुत प्रोन होते हैं क्योंकि एंजाइना भी आ सकता है एंजाइना इनडायरेक्ट कॉजेज में आ जाता है, इनडायरेक्ट कॉजेज में, क्योंकि दर्द तो कहीं और से निकल रही है ना, तो कहीं और वाले दर्द की वजह से उसने शोल्डर लिमिट कर ली है। डायबिटिक पेशेंट में इसलिए बोल रही हूँ, हाँ पोस्चर आ सकता है, बहुत सारी कॉजेज आ सकती हैं। तो मैं डायबिटिक पेशेंट और सिस्टमिक कंडीशन में इसको थायराइड का आ जाता है मसला, ठीक है, ये भी डायरेक्ट कॉजेज में आपका आ जाता है कि आपकी बोन्स को जॉइंट्स पे इफेक्ट कर रहा है। मैम हार्ट रेट तेज होने की वजह से भी तो हो जाता है, हाँ हार्ट रेट तेज होने की वजह से भी होता है। हार्ट वो इनडायरेक्ट कॉजेज में आएगा, क्योंकि हार्ट बीट तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन आपकी हार्ट बीट इस साइड पे ना, अब ये जो पेन रेडिएट कर रही है यहाँ पर, वो मसला तो कहीं और चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से शोल्डर लिमिट हो रहा है, उसकी मूवमेंट, तो ये इनडायरेक्ट कॉजेज में आ जाता है। पर कॉल अटेंड करो। मस्कुलर एट्रोफी भी आ सकती है, हाँ मस्कुलर एट्रोफी भी आ सकती है, कर्व्स वगैरह आ सकते हैं, जिससे bone एक, उसका हो सकता है कि कोई वो किस जैसे कि हम बात कर लेंगे ह्यूमरल फ्रैक्चर था, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉजेज में कि उसको सप्लेंट लगा दिया है, उसको प्लास्टर लगा दिया है, उसको इमोबिलाइज कर दिया है, तो उसने तो प्रोड्यूस शोल्डर डेवलप करनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉजेज को आपने इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, ओके। हाँ जी, 1 मिनट हो गया, मैं ये बात करना चाह रही हूँ। मेडिसिन का हेलो प्लेट तो ले जाओ भैया इसको ले जाओ। अभी मैंने बकवास लिगामेंट की, खत्म हो लिगामेंट जाएगा, की, लिगामेंट खत्म हो जाएगा। हाँ लिगामेंट की, टेंडन की, चलो आज शाबाश, अब तुम जीत गए उनसे। तो इस वजह से उसकी स्पेस बढ़ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, सबलैक्सेशन आ रही है, ठीक है। ये भी आपने साथ साथ चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब फ्रैक्चर की बात करते हैं। फ्रैक्चर आपका जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा, जो आपको पता है कि यहाँ पर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, कम्यूटेटेड फ्रैक्चर में आपने उसको जो है उसके ऊपर भी भेजना है, ठीक है, उसमें इंटरनल फिक्सेशन होगी, उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हेयर लाइन को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो, उसकी पेन को करके साइड पे करके, और ताकि उसकी हीलिंग को आप इनकरेज करके कि उसकी हीलिंग जल्दी हो, उसकी मोबिलाइजेशन नहीं देनी, फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि अगर आ जाती हैं अब टेस्ट। अब मुझे बताओ पॉलीक्रोनल का बता रही थी, हाँ? पॉलीक्रोनल फ्रैक्चर का बता रही वही फ्रैक्चर की मैंने टाइप्स बता दी ना, ये प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये हड्डी टूट जाएगी तो उसकी टाइप्स आएंगी ना, फ्रैक्चर की बहुत सारी टाइप्स हैं। अब इसमें आपने कैसे असेस करना है, अगर तो हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा ना, आप उसको इमोबिलाइज कर लो, उसको टाइम पे छोड़ दो, थोड़ा सा प्लेंट वगैरह लगा दो, ठीक है, ऐसा ऐसा उसने हील हो जाना है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी आप पेशेंट को स्प्लिंट लगाओ, उसको मोबिलिटी की तरफ करना है, वो क्योंकि पेशेंट फिर स्प्लिंट लगा लेता है, प्लास्टर लगा लिया, अब मैंने बाजू को हिलाना ही नहीं है, वहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस, आप कॉन्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम की बात करते हैं, कितनी कंडीशंस होती हैं, कितनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होती हैं, और पेशेंट का हाथ फ्लेक्शन में रह जाता है, वो एक्सटेंशन नहीं कर पाता, ठीक है, उसको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होते हैं ना, आपको एल्बो पे फ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, आपने उसकी फ्लेक्शन की तरफ ही आना है। अब कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोई पेशेंट आ रहा है, वहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहले कि हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, फिर हम स्ट्रेचेस की तरफ लेकर आएंगे। ऐसा टर्निंग तो आइसोमेट्रिक बेटा ऑलरेडी उसकी स्पेसिसिटी है, स्ट्रेंथनिंग तो है उसकी, ठीक है, आप उसको कैसी और स्ट्रेंथनिंग करवाओगे? फिर हम उसकी ROM की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ROM में आप क्या करोगे? देखिए पहले फ्लेक्शन है, उसके आहिस्ता आहिस्ता पहले कॉन्ट्रैक्चर को खत्म करना हमारा मकसद है सबसे पहले। उसके मसल्स को Soft करें। सॉफ्ट आ जाएगी, उसके साथ साथ हम उसको सॉनिक वगैरह करेंगे, उसकी थोड़ी हीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें उसको यूज़ करते हो, मसाजर को यूज़ कर लोगे, मसाज टेक्निक को, अपनी ग्लाइडिंग, आपकी जो मेन चीज़ है यहाँ पर ग्लाइडिंग आ जाएगी। आप ग्लाइडिंग किस तरीके से करोगे? आप ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं ज़रा। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने पढ़ ली, देखो सारी चीज़ें मैंने तुम लोग कंप्लीट करवा दी है इसकी, ठीक है। अब वो तुम लोगों को पता होगा कि पेशेंट तुम्हारे पास कैसे प्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ना टेनिस एल्बो की, टेनिस एल्बो वाले अगर 10 बैठे होंगे ना, 10 लोगों की अलग अलग सिम्टम्स होंगी, ठीक है। अब आपने उनकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना है। अगर वो बोलेगा ना कि मेरे जो सिम्टम्स में पेन आ रहा है, ठीक है, वो बोलेगा बड़ी हाई इंटेंसिटी में आ रहा है, वो बोलेगा थोड़ी मॉडरेट इंटेंसिटी में आ रहा है, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब आप उसको ट्रीटमेंट में क्या करोगे? उसका ट्रीटमेंट भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा।
आपने हर एक चीज़ पे, हर एक पेशेंट पे उस कंडीशन से आया है, आपने सब कुछ एक ही जैसा नहीं लगा देना। मुझे जैसे बुक पे रट्टा लगा लिया, मैं इसलिए कहती हूँ आपकी जो है आपकी जितनी भी किताबें हैं आपकी क्लिनिकल से बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप क्लिनिकल करते हो आपने पेशेंट पे फोकस करना होता है, अपनी उस चीज़ों पे नहीं कि भाई यहाँ पर ये था 1 2 3 4 ठीक है डन। हालांकि उसको अफेक्ट आए ना आए, ठीक है, और क्या पता कि वो साइकी के साथ आ रहा हो, एक पेशेंट नॉर्मल हो, एक पेशेंट साइकी के साथ आ रहा हो। अब नॉर्मल पेशेंट को आप साइकी वाला समझ के उसको ट्रीट करने लग जाओगे तो यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट आ गया ना, दिमाग जैसा होएगा। तो दिमाग सो गया तुम्हारा, ब्रेक ले लो तुम। नहीं जमाल जैसा होगा ये। मैं क्या एक जमाल जैसा हो। जमाल जैसा होगा, ठीक है बेटा। तो आपने हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग कंप्लेन, और कंप्लेन हमेशा साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के डिफरेंट होते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। मॉडल आज तुम रेजिस्ट तो नहीं करोगी, वीडियो में लगानी आई एम मैच्योर इनफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्चर्स कहाँ होते हैं, फ्लेक्शन में। यहाँ पर उसका जो है फॉर एग्जांपल कि फ्लेक्शन उसकी लिमिट हो गई है, वो ऊपर भी नहीं आ रहा, हाथ नीचे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर उसका लिमिट हो गया है। आपने उसकी फ्लेक्शन को पहले मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, मसाज वगैरह के थ्रू, ठीक है, वो सब चीज़ें आपने करनी है। और साथ क्या करना है, आपने इसको कोई किसी अटेंडेंट को बोल देना है कि हेमर्स को स्टेबलाइज करें। आ जाओ बेटा, इस तरफ से पकड़ो, तुम आ जाओ। वो वीडियो में थोड़ा रिसर्च करेगी नहीं मैं मिस किया मैम कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, इसको स्टेबलाइज कर लिया हीमर्स को, ठीक है। अब आपने ये करना है यहाँ से इसको एक तो ट्रैक्शन दी है, ठीक है, और ये उसकी स्कूपिंग ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है। थोड़ा हाथ हल्का रखना है, स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंट को झटका लगेगा, ठीक है। ये बात सुन रहे हो, ये इस तरीके की ये होगी ट्रैक्शन, ये है इसकी स्कूपिंग, ये आप उसको स्कूपिंग कर रहे हो और इसमें आपकी फ्लेक्शन गेन होगी। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं हीमरो, ये क्या है, रेडियल ग्लाइड और हीमरो अल्नर ग्लाइड। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो है ना प्रॉक्सिमल और डिस्टल कौन सा पार्ट है? ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल। गुड। अब ये आपका कन्वेक्स कनकेव है आपका। कन्वेक्स कनकेव रूल पता है? यस मैम जी, क्या होता है कन्वेक्स मैम? कनकेव रूल? कन्वेक्स कनकेव रूल नहीं होता है कि अगर हमने ग्लाइड दी है ना तो Good. ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट होगी कन्वेक्स में, वेरी कन्वेक्स में, गुड। और कनकेव में जो अगर हम ग्लाइडिंग दें तो सेम सेम साइड मूवमेंट, सेम साइड पे मूवमेंट होगी, ठीक है। तो कनकेव आ गया, आपकी मूवमेंट जो है बिल्कुल सेम साइड पे आ गई है, ठीक है। अब आपने अगर उसकी सुपिनेशन कैसे होती है, ये सुपिनेशन है उसकी, ठीक है। प्रोनेशन कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। अब हमने जब बात करनी है तो यहाँ पे इसको, जब हमने हीमर्स को स्टेबल कर लिया, ठीक है। अब ये इसको यहाँ से मैं सिर्फ हाथ रखूंगी, ठीक है। ये इसको मैंने ट्रैक्शन दी है, ये हीमरो रेडियल ग्लाइड में दे रही हूँ, ठीक है। और ये जो है इसकी ग्लाइड आ रही है, ठीक है। इसको ये ट्रैक्शन दे दी और ये ग्लाइड आ रही है, ओके। अब हम हीमरो अल्नर की तरफ आते हैं। तो आपने इसको मैंने स्टेबलाइज कर लिया है, ये मैंने ट्रैक्शन दी है और ये मैंने ग्लाइड दी है। अब जब मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ तो उसकी ये आ रही है ना, ये प्रोनेशन हो रही है, तो मतलब उसकी प्रोनेशन गेन हो रही है, ठीक है। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ करूंगी मतलब उसकी सुपिनेशन गेन हो रही है, ठीक है, सेम साइड। आई बात समझ में? जब आप उसको पकड़ते हो ना तो उसकी स्किन को भी पकड़ लेते हो, स्किन को, उसको स्किन के ऊपर थोड़ा सा pain हो स्किन जाता के है। लिए मैंने आपको कहा है ना, पहले स्किन हाँ। रिलीज कर लो, ठीक है। थोड़ा सॉफ्ट कर लो, ग्लव्स वगैरह आपने पहने हैं बेटा, हीमर्स को अच्छे से टाइटली, ठीक है। अब देखो मैंने इधर से सिर्फ पकड़ा है इसको, ठीक है, लेकिन मैं ट्रैक्शन इसको यहाँ से दे रही हूँ, समझ में आ गई ना चीज़? इन सब पे परफॉर्म करनी है आपने। ये नीचे की तरफ दूंगी तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रोनेशन, जब ऊपर की तरफ दूंगी तो उसमें उसकी सुपिनेशन, ठीक है। ओके मॉडल बन गया, ठीक है। और रेडियो अल्नर ग्लाइड की तरफ अब आते हैं, ठीक है। हीमर्स को वैसे ही आपने पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे कर रहे हो दोनों को। उसमें अब ट्रैक्शन मैंने नहीं पहले देनी। जो प्रोनेशन और सुपिनेशन की बात की थी ना, वहाँ पर एक में आपकी फ्लेक्शन भी गेन हो रही है, एक में आपकी एक्सटेंशन गेन हो रही है। हाँ, इसमें मैंने ट्रैक्शन नहीं देनी, इसमें स्टेबलाइज करो आप इस तरीके से। आपने बस ये ग्लाइड होगी, हीमरो रेडियो अल्नर ग्लाइड, ठीक है, पता चला। अब आपने इसमें क्या है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो फिर पता चलेगा कि किस तरीके से करनी है। सॉफ्ट टिश्यूज आपने करने, सॉफ्ट टिश्यूज इन पे करो, ये आपको बताती हैं कि किस तरीके से करना है, ओके।
Thank you, अल्लाह ma'am. हाफिज मैम।